Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you new topic and in the series of qualitative researches. Earlier to this we have discussed narrative research and now it is the turn of ethnography and its definition, types and procedure for conducting research. यानी कि डेफिनेशन एथनोग्राफी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से आप एथनोग्राफिकल रिसर्च कर सकते हैं। ओके, हम लोग आजकल एजुकेशन का न्यू सिलेबस का पेपर 500 एजू कोड एजू 507 एडवांस्ड रिसर्च एंड एडवांस्ड रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। पीजी एजुकेशन रिसर्च में एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड सोशल लाइफ, हमें सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को समझने का अनुसंधान है। ये कैसे समझेंगे? थ्रू इमर्सिव, उसमें इमर्स होके समझेंगे, फर्स्ट हैंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा। यानी कि पहला फर्स्ट हैंड हम सीधे पार्टिसिपेंट से बात करेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे और वहां से हमको ये डेटा मिलेगा। तो फ्रॉम ओरिजिन्स टू फील्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो डेफिनेशन और कोर आइडिया की अगर बात करें तो एथनॉस का मतलब होता है पीपल या कल्चर और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिटरल मीनिंग इसका हुआ राइटिंग अबाउट पीपल, यानी लोगों के बारे में लिखना ही एथनोग्राफी है। तो वर्किंग डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि एथनोग्राफी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन विच द रिसर्चर इमर्सेस देमसेल्व्स इन, रिसर्चर है तो इमर्स होना चाहिए या रिसर्चर्स है ना, देमसेल्व्स इन ए सोशल ग्रुप और कल्चरल सेटिंग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू ऑब्जर्व, पार्टिसिपेट एंड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड मीनिंग्स एज अंडरस्टूड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स। क्या मतलब इसका निकल के आया कि एथनोग्राफी एक गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया है जिसमें जो अनुसंधान करता है वो अपने आप को इमर्स करता है, डुबा देता है किसमें? उस सोशल ग्रुप या कल्चरल सेटिंग में जिसमें जिसका उसको अध्ययन करना है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, एक लंबे समय के लिए, ताकि वो प्रेक्षण कर पाए, प्रतिभागिता कर पाए और लिख पाए। क्या क्या लिखना है उसको? अभ्यास लिखना है, विश्वास लिखना है और अर्थ लिखने हैं जैसा कि वो मेंबर्स समझते हैं, उनके हिसाब से लिखना है। ये है एथनोग्राफी। ओके, तो हिस्टोरिकल रूट्स अगर देखा जाए तो पाइनियर इसके मेलिनोवेस्की हैं, लिव्ड एमंग ट्रोब्रियांड आइलैंडर। 4 साल ये उस मतलब एक आइलैंड पे रहे और इन्होंने फील्ड वर्क एज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ सोशल रिसर्च इसको स्टैब्लिश किया कि एथनोग्राफी एक बहुत बढ़िया काम है। डिसिप्लिन में अगर इसकी बात करें तो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ये मेन मेथडोलॉजी है। लेटर अडॉप्टेड बाय सोशियोलॉजी के भी शिकागो स्कूल ने इसको अडॉप्ट किया बाद में, मतलब सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में, नर्सिंग मैनेजमेंट में ये इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन मूल डिसिप्लिन ये सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का है। उसी में तो आपको पढ़ने हैं ना विशेष लोग, तो उन्हीं के लोगों के बारे में अध्ययन वहां रह के ही किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। शिकागो स्कूल में 1920 से 40 तक सोशियोलॉजी में ये एक मेन रिसर्च मेथड की तरह से इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे स्लम का अध्ययन करना है, गैंग्स का अध्ययन करना है, अप्रवासी समुदाय है उसका अध्ययन करना है, उसके लिए ये एक विशिष्ट अनुसंधान प्रक्रिया मानी गई। और एजुकेशन में क्लासिकल एथनोग्राफी का इमर्जेंस जो है वो 1970 के बाद से माना जाता है, जहाँ पे हिडन करिकुलम का अध्ययन करना है, टीचर स्टूडेंट डायनेमिक्स का अध्ययन करना है, स्कूल कल्चर का अध्ययन करना है, ये सब इसमें किया जाता है। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात देखें तो नेचुरल सेटिंग, खास बात है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है तो सेटिंग नेचुरल ही होगी, है ना। प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट, इसमें आपको लंबा समय इस्तेमाल करना पड़ता है। 2 दिन किसी को देख के आपको नहीं पता चलेगा उसका बिलीफ क्या है, प्रैक्टिस क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम क्षणिक बहुत बार रिएक्शंस देते हैं, लेकिन अगर आप लंबा अध्ययन हमारा करेंगे तब हमें आपको पता चलेगा कि हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो वीक्स, मंथ्स और ईयर्स ऑफ प्रेजेंस कभी कभी लग जाती है, बिल्ड ट्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर इमिक पर्सपेक्टिव है, यानी कि इनसाइडर का पर्सपेक्टिव है। सीक इनसाइडर्स मीनिंग्स, हमारे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर उस चीज का अर्थ कैसे है, क्यों है। हाउ पार्टिसिपेंट्स देमसेल्व्स इंटरप्रेट देयर वर्ल्ड, जो मनुष्य है वो अपने आप का इंटरप्रिटेशन कैसे करता है समाज में, ये निकाल के लाना है इसमें। होलिस्टिक व्यू है, एग्जामिन्स द होल कंटेक्स्ट, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड फिजिकल डिमेंशंस, है ना। सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और फिजिकल डिमेंशंस, हमको सारे कंटेक्स्ट स्टडी करने हैं, जांचना है। रिसर्चर ही इंस्ट्रूमेंट, हम ही सबसे बड़े टूल हैं। हमको इसके लिए टूल का स्टैंडर्डाइजेशन क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की तरह नहीं करना है। हमारा अपना परसेप्शन, हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी कैसी पोजिशनैलिटी है, यही अच्छा डेटा जनरेट करने में मदद करती है। और थिक डिस्क्रिप्शन है, रिच लिखना होता है, डिटेल्ड अकाउंट्स लिखने होते हैं दैट कैप्चर द वेब ऑफ मीनिंग्स बिहाइंड बिहेवियर, यानी कि हर व्यवहार के पीछे के अर्थ का थिक डिस्क्रिप्शन आपको देना है। ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स एथनोग्राफिकल रिसर्च के हैं।
फिर टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी की अगर बात करें तो क्लासिकल या ट्रेडिशनल है, क्रिटिकल है और डिजिटल है। डिजिटल भाई आजकल तो डिजिटल अध्ययन करेंगे तो डिजिटल वर्चुअल आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे क्लासिक या ट्रेडिशनल एथनोग्राफी क्या है, लॉन्ग टर्म डीप इमर्जन इन ए कल्चर ऑफन इन ए रिमोट और अनफेमिलियर सेटिंग, ओरिजिनेटेड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ही इसका ओरिजिन हुआ है कि हमको किसी किसी विशेष यू कैन से ट्राइब का अध्ययन करना है तो हमको वहां जाके रहना पड़ेगा, बहुत दिन उनको समझना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म डीप इमर्सन इन ए कल्चर है ना, एक संस्कृति में आपको डूबना पड़ेगा। और ज्यादातर ये संस्कृति दूर होती है हमसे, हमारी अनफेमिलियर सेटिंग में होती है, जैसे कि कोई ट्राइबल्स का आपको अध्ययन करना हो। क्रिटिकल एथनोग्राफी है, एग्जामिन्स क्रिटिकल, जैसे जैसे ही आगे क्रिटिकल पेडागोजी कहाँ से निकल के आई है, पॉलो फ्रेरे से। फ्रेरे क्या कह रहे हैं कि आपको डोमिनेंट और सबमिसिव और जो सब स्टैंडर्ड है, जो ऑपरेशन है, इसकी बात करें तो हमेशा यहाँ पावर और इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात आती है जहाँ पे क्रिटिकल शब्द आता है। तो यहाँ पे आपको जांचना है पावर, असमानता, सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस होंगे कि हुज इंटरेस्ट आर सर्व्ड बाय एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, जैसे आपको कोई डिसिप्लिन स्टडी करना है स्कूल्स में नॉट। और डिजिटल और वर्चुअल में स्टडीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज, सोशल मीडिया कल्चर्स एंड डिजिटल इंटरेक्शंस एज लाइव सोशल वर्ल्ड, ये अध्ययन का विषय क्षेत्र हो जाएगा। ऑटो एथनोग्राफी भी होती है, रिसर्चर्स यूजेस देयर ओन लिव्ड एक्सपीरियंस एज प्राइमरी डेटा, ब्लेंडिंग पर्सनल नैरेटिव विद कल्चरल एनालिसिस, है ना, हम अपने ऊपर ही अध्ययन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी हो सकती है कि हम किसी इंस्टीट्यूशनल टेक्स्ट को अध्ययन कर रहे हैं। फोकस्ड या मिनी एथनोग्राफी हो सकती है कि कोई हम किसी की भी जीवन का कोई शॉर्टर पीरियड अध्ययन कर रहे हैं। और एजुकेशनल एथनोग्राफी जो होती है वो स्कूल्स पे, क्लासरूम्स पे, टीचर कम्युनिटीज पे और लर्निंग इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसको हम कल्चरल साइट मान के अध्ययन करें। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमारा नैरेटिव रिसर्च में क्या था, प्रॉब्लमेटाइजेशन। यहाँ क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन। आप एक रिसर्च फोकस को आइडेंटिफाई कीजिए, एक कल्चरल सेटिंग को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ आपको अध्ययन करना है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या फिनोमेना है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक्सेस आपकी वहां तक है कि नहीं। निगोशिएट एंट्री इनटू द फील्ड, फील्ड में आप घुसेंगे कैसे। अगर टीचर स्कूल में बात करनी तो प्रिंसिपल से बात करिए, अगर समुदाय का कोई अध्ययन है तो कम्युनिटी लीडर से बात करना पड़ेगा, एल्डर से बात करना पड़ेगा, आपको परमिशन सीख करनी पड़ेगी, आपको अपना बताना पड़ेगा कि हम पर्पस क्या है, हम क्यों ये बातचीत करने जा रहे हैं। तब आपका फील्ड वर्क शुरू होगा जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि दूर से आप अध्ययन करके नहीं समझ सकते, आपको घुसना पड़ेगा उस सेटिंग में, आपको उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपका फील्ड नोट निकल के आएगा। और रोज का रोज आपको डिटेल्ड फील्ड नोट लिखने होंगे आफ्टर ईच सेशन। क्या करना पड़ेगा, वॉच, लिसन एंड टेक पार्ट इन एवरीडे एक्टिविटीज। रोज जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और फिर रोज लिखिए कि आज क्या हुआ। तब आप डेटा कलेक्शन या डेटा जनरेशन करेंगे। मल्टीपल मेथड्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे फील्ड नोट्स, जैसे इंटरव्यूज, जैसे कन्वर्सेशंस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, फोटोग्राफ्स, वीडियो, सब आपका रिसर्चर का मेमोज, जर्नल, सब डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल होंगे। फिर आप एनालिसिस करेंगे जो इटरेटिव और इंडक्टिव होगी। आपको पता ही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो एनालिसिस होती है वो ऑन गोइंग होती है, एक फाइनल स्टेज नहीं होता है। आपको बार बार अपने फील्ड नोट्स पढ़ने होते हैं और हर बार आपको उसमें से कुछ अलग अर्थ निकल के आता है। आपको कोडिंग इस्तेमाल करनी होगी जिससे आप पैटर्न्स निकाल सकें, तब उसको थीम्स में कैटेगराइज कीजिए, तब मतलब थीम्स में और फिर कैटेगरी में निकालिए, बनाइए, है ना। फिर आप रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे, अपनी पोजीशन देखेंगे कि आप रिसर्च में प्रोसेस में कहाँ इन्वॉल्व हैं। कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट ऑन हाउ योर आइडेंटिटी, assumptions एंड रिलेशनशिप विद पार्टिसिपेंट्स शेप व्हाट यू सी एंड हाउ यू इंटरप्रेट। मेंटेन ए रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाना होता है क्वालिटेटिव रिसर्चर को। उसको देखना होता है कि उसकी अपनी पहचान, अपनी मान्यताएं और अपना संबंध जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे रिसर्च को और फाइंडिंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है। ये है रिसर्चर की पोजिशनैलिटी या रिफ्लेक्सिविटी जिसको कहा जाता है। मेंबर चेकिंग करनी पड़ती है, हमको वैलिडेट करना पड़ता है इंटरप्रिटेशन पार्टिसिपेंट के साथ। जब आप सारा अर्थ निकाल के ले आए तो आपको वापस जाना पड़ता है उनके पास जिनसे आपने बातचीत की है कि हमने ये निकाला है। तो आप चेक एक्यूरेसी और फिट फेयरनेस, तो वो कहेगा कि हाँ आपने सही निकाला है, इसका मतलब यही आपकी क्वालिटेटिव इक्विवेलेंट है इंटरनल वैलिडिटी का, कि आपने सही बातचीत की है, सही अर्थ निकाला है। फिर आप उसको डिसेमिनेशन कीजिए, लिख लीजिए अपना एथनोग्राफिक अकाउंट, तो आपका एक रिच थिक डिस्क्रिप्शन निकल कर आएगा, इनसाइडर के पर्सपेक्टिव के साथ आएगा। स्ट्रक्चर फाइंडिंग्स थीमेटिकली, यूज विविड एग्जाम्पल, वर्बेटिम कोट्स एंड रिसर्चर इंटरप्रिटेशन वोवन टुगेदर, अटेंड टू रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस। तो ये बहुत खास और बहुत स्पेशल होता है लिखना, कि सब कुछ उसमें आए, कुछ छूटे ना।
इथिकल कंसिडरेशन, इसमें भी आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होगी, आप किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, है ना। आपको ये तय करना होगा कि आप अनडिस्क्लोज करेंगे आइडेंटिटी को या आप नाम के साथ लिखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी आपको सेट करनी होगी। रेसिप्रोसिटी मतलब कंसीडर व्हाट इज गिवन बैक टू द कम्युनिटी, फाइंडिंग स्किल्स एडवोकेट नॉट जस्ट टेकन फ्रॉम इट। मतलब कि आपने कम्युनिटी से लिया ना, हमने बातचीत की, डेटा लिया, तो आप कम्युनिटी को क्या वापस कर रहे हैं ये भी आपको देना पड़ेगा, है ना। और पावर एसिमेट्री, रिसर्चर ऑफन होल्ड्स इंस्टीट्यूशनल पावर ओवर पार्टिसिपेंट्स, रिफ्लेक्सिविटी एंड रिलेशनल एथिक्स आर एसेंशियल काउंटरवेट्स। ठीक है, इतना खास नहीं है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हार्म नहीं देना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, एनोनिमस रखना है, ये सारी चीजें तो हमको देखनी ही पड़ती हैं क्वालिटेटिव रिसर्चेस में। और स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात करें तो आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं डेप्थ के साथ, कंटेक्स्ट के साथ, एकदम सूक्ष्म आप डेटा ले सकते हैं, बातचीत को मेजर कर सकते हैं, है ना। आपको इमिक अंडरस्टैंडिंग निकलता है। हिडन या टेकन फॉर ग्रांटेड प्रैक्टिसेस रिवील हो सकती हैं, जो कि अलग मेथड्स में क्वांटिटेटिव में आपको नहीं मिलेगा। आप फ्लेक्सिबल डिजाइन भी इसकी स्ट्रेंथ है। और हमारे पास रिच और विविड डेटा निकल के आता है। लेकिन लिमिटेशन हमेशा की तरह क्वालिटेटिव रिसर्चेस की, टाइम इंटेंसिव है। बहुत रिसोर्स लग जाएगा आपका, जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, रिसर्चर का बायस और सब्जेक्टिविटी आती है, फील्ड में बहुत इथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट होती हैं, और चैलेंजेस ऑफ गोइंग नेटिव, यानी कि आपको अपने आप को कब डिटैच करना है, कब इमर्स करना है, इसका बैलेंसिंग करते हुए इस तरीके से लिखना है कि जिनसे बातचीत करने गए थे उन्हीं का पर्सपेक्टिव निकल कर आए। The job of the ethnographer is not to tell people what they should think, but to show what people actually think and why it makes sense to them. इन्होंने कहा कि जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं तो हमारा ये काम नहीं होता है कि हम लोगों को बताएं उन्हें किस तरह सोचना चाहिए। हमारा ये काम होता है कि हम ये बताएं कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं और उस सोच का उनके लिए क्या मतलब है। मतलब आपको वहां पे वो नहीं बनना है रिफॉर्मर और लीडर कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप ऐसा सोचिए, नहीं, आपको ये नहीं करना है। जो वो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और उसका उनके लिए क्या सेंस है, ये निकाल के लाना है। बस हो गया, थैंक यू। तो दो रिसर्चेस चूंकि एकदम जल्दी जल्दी हो गया तो थोड़ा स्पीडी हो गया। ये नैरेटिव रिसर्च में मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या कॉमन है, इसलिए थोड़ा जल्दी कवर हो गया। तो दो रिसर्च टाइप्स मैंने आपसे क्वालिटेटिव की डिस्कस कर ली है, नैरेटिव एंड एथनोग्राफी। अभी भी बचा है ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी और फेनोमेनोलॉजी। हालांकि इन सब पे मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन वही है ना कि 1-2 साल पहले की बातचीत है तो कंटेंट बदल गया, कंटेक्स्ट बदल गया, बहुत सी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो मैं उस पर फिर से बात करूंगी आपसे grounded case study और phenomenology पे। Okay, so thank you and don't क्या forget to like and subscribe my channel Explore Education.